क्या आंसर होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आंसर बताइए इसका क्या होगा? आप लोग जो है एक मिनट, एक क्वेश्चन इसमें एक मैसेज है, देखिए जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि सर मेरा कोर्स नहीं शो हो रहा है, ऐसा कुछ कोर्स को लेकर के या कुछ एरर एरर आ रहा है। ओके, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या तो आप ग्रुप में अगर कोई पूछता है तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हो, हेल्प कर देना। या फिर अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़, कोर्स आपका नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि वैलिडिटी उसका एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर क्यों हो गया? क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जनवरी में हो रहा है और कोर्स की वैलिडिटी हमेशा जून से लेकर दिसंबर तक रहती है और जनवरी से लेकर जून तक रहती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारा जब जनवरी में हो रहा है तो कोर्स वैलिडिटी एक्सपायर कर जाएगा अगर आपने ज्वाइन किया होगा जून में, या क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा 2 महीने पहले। तो मुझे मैसेज करना, और मैसेज में आप लोग पूरा मैसेज लिखा करो। प्लीज़ म्यूट करिए। पूरा मैसेज लिखा करो कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, हर पेपर 1 भी है, पेपर 2 है, सोशल वर्क है, विमेन स्टडी है। तो इतने सारे स्टूडेंट अगर मैसेज करेंगे तो फिर एक्चुअली रिप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लोग पूरा मैसेज लिख दिया करो एक साथ कि जो जो प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर आप हाई लिखोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई करोगे, फिर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर ऐसे दिन में 25-30 अगर मैसेज आ गया तो फिर मैं दिन भर मैसेज ही करता रहूँगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप पूरा लिख के भेजिए, है ना, विद अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, सो दैट कि मैं चेक कर पाऊँगा नंबर से कि क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। तो प्रॉपर अगर मैसेज लिखेंगे तो मुझे थोड़ा ईजी होगा, और आप लोग थोड़ा हेल्प करिए। और बाकी ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखता है कि मेरा कोर्स नहीं शो हो रहा है, वो स्टूडेंट परेशान रहता है ना। तो आप लोग लिख दीजिए कि भाई आपका कोर्स शो नहीं हो रहा है, वैलिडिटी एक्सपायर हो गया होगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ऐसे करके थोड़ा एक दूसरे की हेल्प करिए और मुझे भी हेल्प करिए, सो दैट कि एग्ज़ाम आ गया है और किसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो रिवीजन पीडीएफ नोट्स मैंने दिया हुआ है आप लोगों को, उसको रिवाइज़ करना शुरू करिए। रिवीजन नोट्स जो है, अब कोई बोल रहा था कि सर ये रिवीजन नोट्स कहाँ मिलेंगे? देखिए एक फ़ोल्डर होगा, कंपाइलेशन फ़ोल्डर करके, ठीक है, उसमें ये सभी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश में भी। हिंदी में उसका नाम हिंदी में लिखा होगा, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आप लोग देख लेना एक बार, नोट्स पढ़िए। ये आपका 2 पीडीएफ होंगे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5, और एक यूनिट 6 से लेकर 10 तक होगा। और दूसरा पीडीएफ करंट अफेयर का भी होगा। 2 पीडीएफ होंगे करंट अफेयर के, उनको भी पढ़ना है। और जो कंपाइलेशन है बड़ी वाली, उन सभी को पढ़ना है। तो ये पूरा आपका अभी 5-8 दिन यही चलेगा। ओके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो साथ साथ जो फुल लेंथ आपके जो नोट्स हैं, चाहे आप फाउंडेशन कोर्स में या क्रैश कोर्स में, जो उसमें नोट्स दिए गए उनको पढ़ सकते हो। लेकिन इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है। ये रिवीजन नोट्स कम से कम 2-4 बार पढ़िए ताकि आपको याद रहे प्रॉपर सब कुछ, ठीक है। एटलीस्ट जो कंसेप्ट हैं, थ्योरी है, उनके नाम जो है, क्या है, किसके द्वारा दिया गया, वो सब है इसके अंदर। तो उतना पता रहना चाहिए, वो बेसिक है। अगर वो आपको क्लियर नहीं तो बाकी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ इंश्योर कि ये सभी के सभी पीडीएफ नोट्स आपको डेली पढ़ना है एग्ज़ाम तक। आज हम लोग ये जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद आपका 2023 का बचा है। देखिए 2024 तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हर एक पीवाईक्यू जो यूनिट वाइज डिस्कस करते थे उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करते थे। तो ये हम लोग कवर कर लेंगे, बाकी बात थ्योरी डिस्कस करना है अभी यूनिट वाइज, ठीक है। अभी हमारे पास कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, बताइए। आज क्या डेट हो गया? कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम में हमारे? 10 days सर। 10 डेज़ हैं। तो 10 डेज़ बचे हैं, मतलब 11वें दिन एग्ज़ाम है ना? सर 8 को है। 8 को है ना, तो आज कितना डेट है? यस 28 है। 11वें दिन का सर एग्जाम है। हाँ 10 days हाँ हाँ, 10 डेज़ है ना। तो 10 डेज़ में अभी ये आपका 2023 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, इसमें 4 दिन लगेंगे। ओके, क्योंकि 50 क्वेश्चन डिस्कस हो पाते हैं एक दिन में, और फिर हमारे पास 6 दिन बचेंगे। 6 दिन में थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सो
देखते हैं, कोशिश करेंगे हो जाएगा। वैसे रिवाइज ही करना है तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी एक्चुअली एग्ज़ाम नेट का है ना, तो जितने भी लोग नेट का एग्ज़ाम देंगे सब लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, वेबसाइट यूज करेंगे, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है एप्लीकेशन के अंदर, तो मेंटेनेंस में चला जाता है या फिर कुछ अपडेट कर रहे होते हैं वो, ठीक है, बैक एंड पर टेक्निकल टीम, तो फिर वो मेंटेनेंस के अंदर रहता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि PDF वगैरह डाउनलोड करके रखिए। वैसे भी आपका कोर्स का वैलिडिटी एग्ज़ाम तक ही है, ठीक है, 8 तक, किसी का 9 तक होगा। तो फिर आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, जो कुछ भी कंटेंट डाउनलोडेबल है उसको डाउनलोड करिए। एक बार आपका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया तो अलग से PDF नहीं मिलेगा किसी को, कि आप ऐसा नहीं फिर सब लोग बोले सर हमारा डाउनलोड नहीं कर पाया, हमको से PDF शेयर कर दीजिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी जो जो कंटेंट उसमें है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए मोबाइल में या अपने PDF कहीं पर भी ऐप के अंदर, या फिर सिंपल लैपटॉप में रख लीजिए। तो जो जो कंटेंट दिख रहा है पूरा डाउनलोड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन अगर नहीं आप चल रहा है किसी वजह से, तो फिर आपके पास नोट्स रहना चाहिए, है ना, क्योंकि टेक्निकल इशू तो आ ही सकता है, कुछ भी कहीं कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम के अंदर सिस्टम हैंग करने लगता है। तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है, ताकि डेली जितना टाइम हमारे पास है वो पूरा हम यूटिलाइज कर पाएँ एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो प्लीज़ इंश्योर एवरी PDF फ्रॉम एवरी यूनिट आपके पास होनी चाहिए। भले ही आप उसको प्रिंट आउट ना करें, लेकिन एटलीस्ट सेव करके रखें अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर। वंस यू द वैलिडिटी एक्सपायर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ जो है जो कुछ भी कंटेंट है उसमें आप डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए, क्या आंसर होगा 51 का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मेजर नहीं है। रेंज, वेरिएंस, मीडियन, क्वार्टाइल। देखिए सेंटर टेंडेंसी निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? मीडियन यूज करते हैं या मोड यूज करते हैं? मीन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन जो होता है वो हमारा रेंज से या वेरिएंस से या क्वार्टाइल से निकलेगा, ना कि मीडियन से। तो विच इज़ नॉट मेजर ऑफ, तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। क्लियर है? रेंज कैसे निकालते हैं बताइए? रेंज का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस R मिनिमम। ओके, जैसे कि ये आपके नंबर है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू 15 है, मिनिमम वैल्यू 3 है, तो आपका 12 जो होगा वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं बताइए? वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेविएशन है मीन से, एवरेज आपका जो डेविएशन होता है मीन से, उसको हम वेरिएंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डेटा सेट है ये आपका, तो इसको पहले हम टोटल मीन निकाल लेंगे। मीन जो भी आ जाएगा, मान लीजिए x आ गया, ठीक है, फिर हम वेरिएंस निकालते हैं। क्या करेंगे? हर एक वैल्यू से माइनस करेंगे। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो जो वैल्यू आएगी आपका वेरिएंस आ जाएगा। क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा सेट है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पूरे डेटा सेट को, ठीक है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1 होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 मतलब Q1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताइए? कि जो भी डेटा सेट है उसका आप 50% ले रहे हैं मिडिल का, ठीक है, जैसे ये आपका हो गया पॉइंट। ओके, तो जो मिडिल का पार्ट होगा आप वो हिस्सा आपका Q1 माइनस Q3 मतलब Q3 माइनस Q1 लोगे, वो कहलाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज,
ठीक है, इसको बताना है कैसे निकालना होता है, पता है? अगर आपका सैंपल साइज इवन है तो कैसे निकालते हैं, और अगर सैंपल साइज आपका ऑड है तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका मैंने एग्जांपल दे रखा है नोट्स के अंदर, तो आई होप क्लियर होगा। आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, और आपको पता है? जल्दी बताइए। अरे बोलिए कुछ। क्या हो गया? आप लोग कुछ बोलते नहीं है, क्या हो गया? खाना खा के डिनर कर लिया, नहीं आ जाता है क्या? गाइस आप लोग क्लास में हैं? हेलो, यस सर। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? सर सभी हैं क्लास में। अगर आप लोग बोलते नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग क्लास में है या नहीं है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है। यू शुड रिस्पॉन्ड ना। यस सर। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आप लोग जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे उतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगर इफ़ यू नीड एक्सप्लेनेशन देन आई कैन एक्सप्लेन प्रॉपरली। सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हाँ, आप लोग बताते जाइए। अगर मैं नहीं बताऊंगा फिर आप लोग बोलेंगे कि सर एक्सप्लेन नहीं किया, तो बोलते रहिए, है ना। एटलीस्ट लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर आपको माइक से नहीं बोलना है तो। देखो, इसमें आपका सैम्पल साइज अगर आपका इवन है और ऑड है तो अलग अलग तरीके से इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल दिया होगा नोट्स के अंदर उसी को ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये डेटा सेट है आपका। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? मीडियन निकालना। पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे? बताइए। एक वैल्यू और होगा ना, 77 76 72 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 64। एक और 64 ले लीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड। तो टोटल वैल्यू 10 होगी हमारा। ठीक है, अब इसमें जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी वहाँ से आप देखिए, पहले तो देख लीजिए, आधा आधा कर लीजिए। ये आपका लोअर हाफ हो गया और ये अपर हाफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो मीडियन कितना आएगा। मीडियन कैसे निकालते हैं बताइए? एडिशन ऑफ मिडिल टू नंबर एंड डिवाइडेड। हाँ, तो 72 का करेंगे तो आपका 71 आ जाएगा। ठीक है, 70 + 72 डिवाइडेड 2 तो 71 होगा। तो ये आपका मीडियन आ गया बीच का। अब ये जो आधा पार्ट हो गया लोअर हाफ, ये आ गया आपका अपर हाफ। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है वो Q3 - Q1 होता है। तो Q1 आपका इस तरफ होगा, Q3 इस तरफ होगा। अब आप देख लीजिए इसमें जो आपका Q1 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाला 64 ये Q1 होगा, क्योंकि हमारा 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरे डेटा सेट को। ठीक है, ये आपका 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये आपका मीडियन है, यहाँ का 25% हो गया और ये 25% हो गया, सॉरी। ठीक है, तो Q1 आपका 64 हो गया और Q3 यहाँ पर 72 हो गया। Q3 - Q1 77 - 64 जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा क्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अगर डेटा सेट आपका इवन है, नंबर 10 है, अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू कम होती, 9 ही होती, जैसे मान लीजिए वाला हटा दीजिए वैल्यू, तो 63 64 64 70 72 76 77 81 81
तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अगर नंबर ऑड है, डेटा सेट ऑड है तो क्या करोगे, ऑड में तो आसान हो जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा मिडिल वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास ये आपका लोअर हाफ हो गया, ये आपका अपर हाफ हो गया। Q1 आपकी वैल्यू क्या आएगी, अब चूंकि यहाँ पर 4 वैल्यू हैं तो आपको Q1 निकालने के लिए अगेन वही जोड़ना पड़ेगा, 64 + 64 डिवाइड बाई 2, तो अगेन 64 ही आएगा। और यहाँ पर आपका इन दोनों को जोड़ करके Q3 निकालेंगे तो 79 आ जाएगा। यहाँ से अगेन हम Q3 - Q1 कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप देख सकते हैं। तो अगर आपका डेटा सेट इवन है तो सिंपल आपको मीडियन निकालना है, उसके बाद लोअर हाफ अपर हाफ करके Q1 Q2 निकाल लेना है। यहाँ पर आपका मीडियन दिखेगा तो आप यहाँ से Q1 Q2 निकाल सकते हैं, वही सिंपल आपका दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 करना है और सेम इस तरफ करना है, तो ये आपका आ जाएगा ऑड नंबर के लिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में नंबर्स तो नहीं आएंगे बट इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, Q3 - Q1 क्लियर है सभी को। बोलिए। क्लियर है सर। हाँ, तो ये मीडियन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस मीडियन से तो हम सेंटर टेंडेंसी निकालते हैं, मतलब सेंटर निकालने के लिए हम लोग मीडियन मोड और मीन का यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मीन मीडियन मोड अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल डिस्टेंस। हाँ, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैल शेप का जो आता है जिसमें आपकी तीनों वैल्यू एक ही जगह पर होती है। ठीक है, वो आपका होगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैल्यू इनकी एक जैसी नहीं है इसका मतलब क्या है, डेटा एसिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है। बताइए, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, मीडिया जैसे सोशल मीडिया है, कंज्यूमरिस्टिक नेचर है सोसाइटी का, और ट्रेड यूनिज्म हमारा किसका पार्ट था, ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, ये मॉडर्निटी का पार्ट है मॉडर्न सोसाइटी का, तो ये आपका नहीं आएगा, बाकी तीनों करेक्ट है। आज के समय पर अगर हम बात करें तो जो सोसाइटी है वो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है। ठीक है, ज़्यादा जो फोकस होता है वो कंज्यूमरिस्टिक ओरिएंटेड है समाज का, और जो पहले की सोसाइटी थी फोकस थी वर्क ओरिएंटेड। ठीक है, ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पर लेजर एक्टिविटी पर। ठीक है, कंज्यूमिंग थिंग्स ज़्यादा फोकस करते हैं आज के समय में। टेस्ट में लिखा हुआ ऑप्शन 4 दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहे हैं, मैं बोला था इसका मॉक टेस्ट में ऑप्शन 4 था आंसर, मुझे लगा आपने बताया 3 है आंसर। 4 ही तो दिया मैंने, यहाँ लिख रहा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिख रहा है कौन सा नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी अगर हम आज की बात करें तो आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये सोशल मीडिया आ गया है। ठीक है, बहुत ही कल्चर डाइवर्स हाइब्रिड है आज के समय पे, हमारा फोकस कंज्यूमर नेचर हो गया सोसाइटी का। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो मॉडर्निटी की बात करता है। बेसिकली पहले अगर हम कुछ समय पहले जाते हैं तो ज़्यादा फोकस होता था फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, वर्क ओरिएंटेड सोसाइटी थी, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ट्रेड यूनिज्म आपका पहले जो सोसाइटी थी मॉडर्न सोसाइटी उसको फोकस था, या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से आंसर दीजिए। मेंशन द फाउंडेशन प्रोमोट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिफ्टी 3 का आंसर दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, बाबू
जगजीवन राम फाउंडेशन, इंदिरा ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। तो ये तो है नहीं, ये तो आपका एक एनजीओ था जो कि सोनिया गांधी के द्वारा बनाया गया था, जब राजीव गांधी का असोसिएशन हुआ उसके बाद। तो ये तो है नहीं। इसके अलावा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये एक एक्चुअली एक थिंक टैंक है प्राइवेट, फाउंडर इसके अजीत डोभाल है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता। ऑल्दो अगर गवर्नमेंट अगर इनकी है तो ये प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये भारत सरकार का पार्ट नहीं है ऑफिशियली। बाकी की आपकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो बी और डी, बी और ई नहीं होगा, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54, इन विच द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मैथड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर रिमेन इनकॉग्निटो, छुपा रहता है उसका आइडेंटिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फील्ड वर्क। जब फील्ड वर्क करता है रिसर्चर या कोई भी और उसकी आइडेंटिटी छुपी रहती है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जर्वेशन मेथड को क्या बोलते हैं? फिफ्टी फोर का आंसर दीजिए। नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ दे दिया उन्होंने। बेसिकली दो ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आंसर दे सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन? एनीवन? एक ऑप्शन तो आंसर है, ठीक है, तो अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो यहाँ मिल जाएगा आपको ए और बी में, दूसरे का पता रहना चाहिए। देखिए, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि जहाँ पर रिसर्चर किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी, आप लोग म्यूट करके रखिए अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो। ओके, तो जब कोई रिसर्चर या सोशल वर्कर किसी कम्युनिटी का पार्ट होता है या उसका हिस्सा होता है ड्यूरिंग रिसर्च, ओके, जैसे किसी गांव के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो सोशल वर्कर या रिसर्चर उसका पार्ट होगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा उसमें एक्टिवली, ठीक है। लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी होगी ना एज ए रिसर्चर, वो हिडन होगी। वही यहाँ लिखा है इनकॉग्निटो, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है एज ए रिसर्चर वो छुपी रहेगी, ओके। उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। दैट द रिसर्चर बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कोई एक्टिविटी हो रही है उसका हिस्सा बन जाएगा, ओके, वो इन्वॉल्व रहेगा उसमें, लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है खुद की एज ए रिसर्चर वो उसकी छुपी रहेगी, इनकॉग्निटो रहेगी, ओके। इससे क्या होगा कि चूँकि जो लोग हैं ग्रुप में उनको पता नहीं कि रिसर्चर है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एज ए रिसर्चर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो ना जो आंसर देना चाहते हैं नेचुरल सेटिंग्स में, या जो स्वभाव होता है उनका, जो नेचर होता है आंसर देने का तरीका बताने का, वो शायद वैसा नहीं रहेगा, ओके। तो अगर पता नहीं होगा सामने वाले को कि रिसर्चर है या स्टडी कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो जो भी व्यक्ति होंगे स्वभाव से अपने जैसा उनका तरीका होगा बताने का, या जो भी बताना चाहते हैं खुल करके वो बता पाएंगे, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। दैट इज़, हाँ, ऑफकोर्स कुछ लोगों को पता रहता है क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे किसी एक कम्युनिटी में जा करके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होगी उसको नहीं पता होगा। दैट इज़ अ पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, जो एक्टिविटी हो रही है ग्रुप के अंदर या कम्युनिटी के अंदर उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आप बाहर से पैसिवली जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहलाता है आपका नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के अंदर टीचर है और स्टूडेंट है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप एज ए रिसर्चर आप पीछे बैठ करके देख रहे हैं उन लोगों को कि किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, आप बाहर से देख पा रहे हैं। जैसे कहीं पर किसी रूरल एरिया में कहीं मेला लगा हुआ है, ओके, तो आप वहाँ जा कर के उनको देखते हैं किस प्रकार का क्या हो रहा है मेला में, क्या एक्टिविटी हो रही है, किस प्रकार के लोग हैं, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो वो आपका नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होगा। आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, बट बाहर से आप एज ए पैसिव ऑब्जर्वर चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला
इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 55, सब फैमिली इन अ फैमिली इज कॉल्ड एज, फैमिली के अंदर अगर सब फैमिली क्या बोलते हैं उसको? लिव विद अनदर फैमिली दैट मे बी रिलेटेड, एक ऐसी फैमिली जो कि रिलेटेड है या एक ऐसी फैमिली जो कि रिलेटेड नहीं है। दो केस बन गए यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि हो सकता है कि वो रिलेटेड हो या ना हो रिलेटेड। चौथा लिख रहे हैं कि इट इज अ सब ग्रुप ऑफ द मेन फैमिली। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, जो रिलेटेड होती है वो एक्सटेंड फैमिली हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स के साथ न्यू मैरिड कपल रह रहे हैं साथ में, ओके, तो वो आपका एक्सटेंड फैमिली में आएगा, वो रिलेटेड फैमिली कहलाएगा, वो सब फैमिली का पार्ट है। नॉट रिलेटेड फैमिली जैसे कि मान लीजिए कोई किराएदार है या कोई ऐसे व्यक्ति रह रहा है साथ में कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, कि उनको किसी के साथ रहना पड़ रहा है, उस फैमिली के साथ में रहना पड़ रहा है, दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, ओके, वो एक्सटेंड फैमिली नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि कोहेबिटेड फैमिली है। टीनेट्स हो सकते हैं, किराएदार हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो कि साथ में रह रहा है कुछ कारणवश, तो वो हमारा सब फैमिली का पार्ट कहलाएगा। तो ये अगर नॉट रिलेटेड है तो ये वाला केस बनेगा, जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जो कि फैमिली का पार्ट नहीं है, या किराएदार है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, साथ में रह रहा है, वो आपका सब फैमिली का पार्ट कहलाएगा। या फिर ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली आफ्टर मैरिज, इफ़ दे आर लिविंग विद द पेरेंट्स ऑलरेडी उनकी फैमिली है, उसके साथ जिसकी शादी होती है उसकी फैमिली है, तो वो आपका एक्सटेंडेड फैमिली में आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ए सब फैमिली। क्लियर? बोलिए। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है और बोल रहे हैं कि विच थ्योरी ऑफ क्राउड बिहेवियर एज्यूम दैट द क्राउड बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियरल डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन द क्राउड। तो कौन सी थ्योरी है बताती है क्राउड बिहेवियर की, कि जो क्राउड बिहेवियर है वो दर्शाता है पहले से जो किसी व्यक्ति के जो वैल्यू या बिलीफ है या बिहेवियरल डिस्पोजिशंस है किसी व्यक्ति का, वो उसको दर्शाता है व्हेन ज्वाइन अ क्राउड। कि जैसे मान लीजिए ग्रुप है और कोई मान लीजिए रैली हो रही है ना, किसी नेता की रैली हो रही है, कोई नेताजी आए हुए हैं आपके ब्लॉक में, तो जनरली होता क्या है कि जो रैली हो रही होती है ना, तो जिस आइडियोलॉजी की रैली है, फॉर एग्जांपल बीजेपी है या कांग्रेस है, ठीक है, तो जो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ बिलीफ है, ठीक है, वो जनरली लोग जाते हैं उस पार्टी में, ठीक है। अगर मान लीजिए कांग्रेस की रैली होगी तो कांग्रेस के सपोर्टर जाएंगे क्योंकि दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो जो प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू है, बिलीफ है, बेरबल पैटर्न है डिस्पोजिशन से, वही ज्वाइन करेंगे उस क्राउड को, उस रैली को। या अगर ये बीजेपी की सपोर्ट करेंगे तो वो इसको ज्वाइन करेंगे। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस थ्योरी, ठीक है। कन्वर्जेंस थ्योरी का मतलब होता है कि जो क्राउड बिहेवियर है वो इरेशनल नहीं है या सडन नहीं डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से इन्फ्लुएंस हो गया भीड़ के द्वारा, वो पहले से ऑलरेडी लाइक बोल सकते हैं उनके अंदर पहले से जो वैल्यू बिलीफ सिस्टम डेवलप हो चुका है, ठीक है। वो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं क्राउड को या भीड़ को, जैसे कि रैली का एग्जांपल हो गया आपका, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस थ्योरी, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति या ग्रुप किसी पॉलिटिकल रैली को ज्वाइन करता है, चूँकि दे बिलोंग टू सेम आइडियोलॉजी, इसलिए उसको ज्वाइन करते हैं और एक कलेक्टिव ओपिनियन दिखाते हैं, दर्शाते हैं या उससे सपोर्ट कर रहे होते हैं किसी भी रूप में। दूसरा है ग्रुप माइंड थ्योरी। ग्रुप माइंड थ्योरी का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया कि अभी हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल आइडियोलॉजी होता है, लेकिन ग्रुप माइंड थ्योरी के अंदर व्यक्ति का जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो वैल्यू सिस्टम है, ओके, वो उसको छोड़ देता है, लूज़ कर देता है। इंडिविजुअल वैल्यू या बिलीफ उसको छोड़ देगा, लूज हो जाती है। और साथ ही साथ जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कलेक्टिव ओपिनियंस है या कलेक्टिव माइंडसेट बोल सकते हैं आसान भाषा में समझे तो,
उसको अडॉप्ट कर लेता है, ताकि ग्रुप का पूरा एक यूनिफॉर्म बिहेवियर दिखे, दर्शाए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं प्रोटेस्ट होता है ना, तो भले ही आप पहले से कुछ सोच रहे हो या कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो कुछ भी, लेकिन जब भी आप प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ जो स्लोगन चल रहे होते हैं तो हम उसी स्लोगन को बोलना शुरू कर देते हैं प्रोटेस्ट के दौरान, क्योंकि हमको एक सेंस ऑफ यूनिटी भी दिखाना है उस ग्रुप की, या कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो हम उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, जाएंगे। ग्रुप का जो माइंड, ग्रुप का जो बिहेवियर होगा, ग्रुप की जो आइडियोलॉजी होगी, कुछ समय के लिए हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, या हम एक कलेक्टिव माइंडसेट को दर्शाते हैं लोगों के सामने। तो प्रोटेस्ट करना, स्लोगन जो है, चैंटिंग करना, वो सभी हमारा आता है ग्रुप माइंड थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी। इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है कि जब आप ग्रुप का, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप है कोई मूवमेंट का, आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। अगर धीरे धीरे करके उस ग्रुप के अंदर जो भी नॉर्म्स डेवलप होंगी, जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही होंगी, जो कि इमर्ज होंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे लोग इंटरेक्ट होंगे, इस मान लीजिए इसके अंदर 100 लोग हैं और 100 लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, धीरे धीरे करके इस ग्रुप का नया नॉर्म्स, नया जो है काइंड ऑफ कंडक्ट डेवलप हो रहा होगा, उसको बोलते हैं इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी। मतलब जो न्यू फॉर्म्स हैं वो इमर्ज होती हैं धीरे धीरे करके, जब क्राउड इकट्ठा होती है, जब लोग इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहीं पर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जो मान लीजिए यंग एज में है, वो स्टूडेंट भी नहीं है, उनका ऑलरेडी पहले से कोई ओपिनियन नहीं किसी चीज़ को लेकर के, उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, अब वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। सब मिल करके अचानक से हो सकता है किसी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी पे अटैक करना शुरू कर दें। तो जो ग्रुप का नॉर्म्स डेवलप होगा धीरे धीरे करके और लोग उसका हिस्सा बनते जाएंगे, फिर वो उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। तो किसी एक व्यक्ति की जो है, एक कोई भी व्यक्ति अटैक नहीं कर सकता किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर, लेकिन जब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नया नॉर्म्स डेवलप हुआ ग्रुप के अंदर आने के बाद, फिर वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी। ओके, कि पहले शुरुआत में किसी व्यक्ति का कोई प्लान नहीं था, ओके, लेकिन जब वो ग्रुप का हिस्सा बने, ग्रुप के बने, तो उसके जो न्यू फॉर्म डेवलप हुई ग्रुप के बाद, उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी, की नॉर्म्स इमर्ज हो रही हैं विद द इंटरेक्शन विद द पीपल इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है कंटीजन थ्योरी। जैसे एक बीमारी स्प्रेड होती है, जैसे कोई वायरस स्प्रेड होता है, उसी प्रकार का कलेक्टिव बिहेवियर, क्राउड बिहेवियर डेवलप होता है। कंटीजन थ्योरी में क्या मतलब है कि जो इमोशंस हैं या जो बिहेवियर है वो स्प्रेड होता है बहुत ही तेज़ रफ्तार में क्राउड के अंदर, जस्ट लाइक अ कंटीजन, एनी डिजीज़ और एनी वी कैन से वायरस, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग फिर अचानक से इरेशनल तरीके से एक्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टेडियम के अंदर कोई मैच हो रहा है और अचानक से कोई बोल दे यहाँ पर किसी ने बम प्लांट किया हुआ है, तो लोग फिर बहुत ही इरेशनल तरीके से भागना शुरू करेंगे। तो ये कहलाएगा हमारा कंटीजन थ्योरी, मतलब जहाँ पर एक इमोशनल और जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही स्पीड में फैलता है और वो बहुत ही इरेशनल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। अगर यहाँ पर 100 लोग 500 लोग भागना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक, भले ही आपका मन भी ना हो भागने का, लेकिन आप साथ में जाएंगे। इसको बोलते हैं कंटीजन थ्योरी, कि जब क्राउड बिहेवियर डेवलप होता है अचानक से या सडन, या इन ड्यूरिंग द इमरजेंसी और समथिंग कुछ भी हो रहा है, तो उसमें लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रुप के माध्यम से और इरेशनली एक्ट करने लगते हैं। तो ये 4 थ्योरी है। क्लियर है चारों? यस सर, बट सर कंटीजेंट को हिंदी में छूट का सिद्धांत लिखा हुआ है। देखिए वो अब हिंदी में कन्वर्ट किया है तो शायद पता नहीं कैसे हो गया। इसका मतलब होता है कि जैसे कंटीजेंट डिजीज़ होती है ना, कंटीजेंस डिजीज़, ठीक है, उसका मतलब हुआ कि कोई भी बीमारी जो है जो फैलती है अचानक से रैपिडली, या जैसे कि आप किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप देखेंगे किसी 2 व्यक्ति को 4 व्यक्तियों को कोई बीमारी हो गई और अचानक से 10 दिन में 5 दिन में स्प्रेड करेगी पूरी सोसाइटी के अंदर, उस पूरी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कंटीजेंस डिजीज़ बोलते हैं या कोई ऐसे बोलते हैं। अब इसमें क्या कन्वर्ट हो के आया वो आई थिंक सही से कन्वर्ट हुआ नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा कुछ लिखा है। इसको अगर कन्वर्ट करके देखना गूगल पे और कुछ निकल के आएगा और कुछ होगा। ये एक्चुअली होता है क्या कि पूरे क्वेश्चन में एक साथ कन्वर्ट करता हूँ तो कि क्वेश्चन पढ़ नहीं पाता हूँ हिंदी में, तो इस वजह से कभी कभी कुछ गलत लिखा होता है। ओके सर।
पहला वाला करेक्ट होगा कन्वर्जेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट आर द स्पेसिफिक पर्पस अचीव्ड इन सोशल ग्रुप वर्क। सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रुप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। देखिए सोशल ग्रुप वर्क का जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं सोशल प्रैक्टिस के अंदर, इसका काम होता है कि जो भी ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स हैं उस सेटिंग के अंदर उनकी जो भी सोशल फंक्शनिंग है उसको भी इम्प्रूव करना है, बेहतर करना, और जो कम्युनिटी या ग्रुप के जो गोल है उनको अचीव करना। तो सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना है ना, अडेप्टेबिलिटी डेवलप करना ग्रुप के अंदर। जैसे ग्रुप है, छोटा ग्रुप है बच्चों का, ऐसे बच्चे जो कि एबनॉर्मली चैलेंज हो सकते हैं, मेंटली एबनॉर्मल है, तो ऐसे ग्रुप में हम किस प्रकार से उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे सोसाइटल नॉर्म जो है, एक्सपेक्टेशंस है उसको ठीक कर सकते हैं बच्चों के लिए, या उनको बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। तो ये ग्रुप थेरेपी जिसको बोल सकते हैं। तो सोशल एडजस्टमेंट होगा ऑफ इंडिविजुअल, करेक्ट है। सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रुप के अंदर सामाजिक चेतना डेवलप करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है जिसके माध्यम से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, कोई भी सामाजिक इशू हो सकता है ना। तो जब ग्रुप इकट्ठा होता है, ग्रुप में लोग इकट्ठे आते हैं तो उनके अंदर सोशल सॉलिडारिटी डेवलप होती है, सोशल इंक्लूजन डेवलप होता है, ओके, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तो ये भी करेक्ट होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंपटीशन का फोकस नहीं होता है सोशल ग्रुप वर्क के अंदर, ठीक है। प्राइमरी पर्पस जो है ये नहीं कंपटीशन क्रिएट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा कोऑपरेशन होगा वो अच्छा है। कंपटीशन तो होगा ही होगा, लेकिन फोकस होता है हमारा कोऑपरेशन पर, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, ना कि किसी प्रकार की राइवलरी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम द इशू ऑफ इंडिजिनस पीपल आर डील बाय द फॉलोइंग बॉडी। कौन कौन सी बॉडी के माध्यम से जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उनके इश्यू को एड्रेस किया जाता है या देखा जाता है। WGIP, दूसरी आपकी स्पेशल रिपोर्टर ऑन द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। स्पेशल मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो है लोग जो UN बॉडी से आते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर, और वो वहाँ हर कंट्री की सिचुएशन को एसेस कर रहे होते हैं कि वहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटी है ना, उनकी स्थिति क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या क्या पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए उस देश के अंदर। तो ये हमेशा हर कंट्री के अंदर जाते रहते हैं ऐसे लोग UN से आकर के, तो स्पेशल रिपोर्टर बोलते हैं उनको। क्या आंसर होगा? ए भी होगा, सी भी होगा आपका, ए और सी कहाँ पर है? ये वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दो ऑप्शन बचे, परमानेंट फोरम ऑफ इंडिजिनस, ये आपका होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑफ इंडिजिनस इशू। तो जो इंडिजिनस कम्युनिटी के इशू होते हैं इसी के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो ये वाला नहीं होगा, सोशल काउंसिल ऑन दी इंडिजिनस पीपल, ये नहीं है। ABCD विल बी राइट आंसर, ठीक है। सोशल काउंसिल एंड इंडिजिनस पीपल ये कोई UN के अंडर रिकॉग्नाइज कोई बॉडी नहीं है, बाकी के करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, एंटी अनटचेबिलिटी लीग बाय सेटअप फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत को ख़त्म करने के लिए अब आपको बता रहे हैं कौन सी लीग को बनाया गया था, किसके द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 के अंदर एंटी अनटचेबिलिटी लीग, या इसको बोलते हैं हरिजन सेवक संघ,
ठीक है। इस संस्था का जो फोकस था ये था कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर जो अनटचेबिलिटी है उसको हम ख़त्म कर पाएँ और समाज के अंदर बराबर सबको स्टेटस मिले, सामाजिक स्टेटस बराबर हो, कंडीशन बेहतर हो अनटचेबल्स की, दलित्स की। ओके, ये उद्देश्य के लिए बनाया गया था, सामाजिक रिफॉर्म लाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ये सैम्पलिंग को लेकर के है, अच्छा क्वेश्चन है। नेम द सैम्पलिंग डिजाइन इन विच केस आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द थ्योरी डेवलपमेंट बाय डिसअप्रूविंग और एलिबरेटिंग थ्योरी। बोल रहे हैं कि सैम्पलिंग डिजाइन का नाम बताइए, ओके, जिसमें हम केसेस या सैम्पल्स लेते हैं उस बेसिस पे कि या तो वो थ्योरी को एलिबरेट करेंगे और बढ़ाएंगे या तो उसको डिसअप्रूव करेंगे, ओके, ताकि हम नए इंसाइट डेवलप कर सकते हैं किसी थ्योरी को लेकर के। जैसे कोई थ्योरी ऑलरेडी है या उसको आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको लेकर के उसके इस फेवर में एविडेंस के लिए आप बहुत सारे सैम्पल्स या ऐसे डेटा लेते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि डिसअप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे केसेस या सैम्पल्स ले रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जिसमें होता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जो ग्राउंडेड थ्योरी है क्वालिटेटिव अप्रोच में, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ठीक है, जहाँ से हम केसेस को लेंगे कुछ ऐसे या सैम्पल्स ऐसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं पर्पसफुली कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, ऐसे कुछ केसेस या ऐसे कुछ सैम्पल्स कि वो ऐसे पोटेंशियल केसेस हैं कि जो कि हेल्प करेंगे हमको थ्योरी को और बेहतर बिल्डअप करने में या उसको डिसअप्रूव करने के लिए या एलिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस ले लीजिए आप, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इनोवेशन। तो कुछ जो संस्थाएं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो है हिरार्की कम होती है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होगा, वर्कर होंगे, जो छोटे मोटे अभी जैसे कि न्यू स्टार्टअप है तो उसमें बहुत ज़्यादा हिरार्की नहीं होती, बहुत स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो वहाँ पर इनोवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं, थ्योरी हम बना रहे हैं। तो ये तो केस हो सकता है, या दूसरा हम ले लेंगे केस ऐसा जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्लैट है लेकिन वहाँ पर इनोवेशंस कम है। ओके, तो हम इससे ये देख पाएंगे बेसिकली कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अगर संस्था फ्लैट भी, ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट भी है, फिर भी इनोवेशन नहीं हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, और भी केसेस ले सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्लैट नहीं है, स्ट्रक्चर है, हिरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर बहुत लंबी हिरार्की है प्रॉपर तरीके से, लेकिन वहाँ पर इनोवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की संस्था है जो कि हिरार्किकल है लेकिन वहाँ पर इनोवेशंस भी हो रहा है। तो इतना सारा इंसाइट हमको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारा, तो उससे हम बेहतर तरीके से थ्योरी को और रिवाइज कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं कंसेप्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। क्लियर? मल्टी सैम्पलिंग का मतलब पता ही होता है कि आप एक डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं, डिफरेंट लेवल बनाते हैं, क्योंकि जब आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा होती है या जियोग्राफिकल एरिया बड़ा है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हो, हेल्थ सर्वे कर रहे हो कुछ ऑन दी स्कूल, हाई स्कूल, तो फिर आप क्या करोगे, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं तो पहले आप स्टेट चुनोगे रैंडमली, कुछ उसमें से स्टेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे होगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं उसमें से कुछ स्कूल सेलेक्ट कर रहे होगे, ये लेयर बनता जाता है आपका मल्टीपल, ये आपका मल्टी सैम्पलिंग कहलाती है। बाकी क्लस्टर सैम्पलिंग पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, किस समस्या को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, बनाना। देखिए अब कोई बोलेगा कि सर प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या ही फॉर्मुलेट करना, वो तो बनी बनाई है। देखिए प्रॉब्लम तो होती है लेकिन कभी कभी जो है, अब चूंकि हम उसको रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको इस प्रकार से बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अपने हिसाब से कहानी बना दी, आपको उसको कहीं ना कहीं लिटरेचर के साथ ऐड करना पड़ता है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, या लिटरेचर या मान लीजिए आपकी रिसर्च ऑलरेडी है कम्युनिटी की, ठीक है, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि वास्तविक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉब्लम है, साइंटिफिक तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो एक साइंटिफिक वे में। इसलिए हम लिखते हैं प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम तो पता होता है लेकिन आप कैसे डायरेक्टली उसको लिखोगे, उसके रिगार्डिंग क्या एविडेंस है आपके पास, क्या लिटरेचर है आपके पास, क्या रिसर्च है आपके पास, उसको दिखा करके आप उसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो पहले बी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, फिर बाकी आपका हाइपोथेसिस बनाना वो सब चीज़ें दिख रही हुई है। क्लियर है 61? क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट एंड वेरिएबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल क्या है। जैसे गरीबी है, पॉवर्टी हमारा एक कंसेप्ट हो गया। पॉवर्टी का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था, एक स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, कि जब लोगों के पास इनकम कम होती है और जो भी उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ है, फूड शेल्टर, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन पॉवर्टी कहलाती है। ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम वेरिएबल लाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होंगे, आपकी मंथली इनकम हो गया, बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति की मंथली इनकम अलग होगी, हर व्यक्ति की कंडीशन अलग हो सकती है, तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब हुआ कि मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कंसेप्ट को मेजर करने की जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वो अलग अलग वैल्यू ले सकता है। 10 लोग होंगे, 10 की इनकम अलग हो सकती है, इनकी लिविंग कंडीशन अलग हो सकती है, ठीक है, उनके पास जो रिसोर्सेस हैं वो अलग हो सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल होता है, और कंसेप्ट को हम उससे देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट एंड वेरिएबल। मेजरेबिलिटी पहला वाला करेक्ट होगा। ओके, यही डिफरेंस है ना, बाकी तो क्या रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तो अलग चीज़ है, ये तो नहीं आएगा। रिलायबिलिटी अलग चीज़ है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ एनी मेजरमेंट टूल। आपने एक क्वेश्चन तैयार किया स्टडी करने के लिए, और आप उसको पहले एसेस करते हैं, देखते हैं कि रिलायबल है कि नहीं है, कि बार बार आपका रिजल्ट सेम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो तो रिलायबिलिटी हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा मेजरेबिलिटी। मापनीयता के आधार पर हम देख सकते हैं डिफरेंसेस। कंसेप्ट आपका पॉवर्टी अगर है, या आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जस्ट एग्जाम्पल, तो पॉवर्टी को हम मेजर करेंगे वेरिएबल से, तो जो मेजरमेंट है वही एक डिफरेंस है। क्लियर। क्योंकि ये कंसेप्ट को आप मेजर नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इंडिकेटर डेवलप करते हैं स्टडी के अंदर। जब भी आप कोई स्टडी करोगे तो किसी चीज़ को एसेस करना है, इम्पैक्ट देखना है उसका, तो उसके रिलेटेड जो भी इंडिकेटर होते हैं वो आप डेवलप करते हो, क्योंकि इंडिकेटर से हम चीज़ों को मेजर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग वेरिएबल आर अमेंडेबल फॉर द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन सच एज मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन। बेसिकली बात कर रहे हैं कौन सा वेरिएबल है। तो जो आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, या जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन है, या जो भी बाकी के कैलकुलेशंस होते हैं, कोरिलेशंस, उन सब की वैल्यू हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। वो हमारा आता है न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरल वेरिएबल, ठीक है, संख्यात्मक चर। दूसरा होता है कैटेगोरिकल, कैटेगरी करना, जैसे कि जेंडर है, मेल फीमेल, कलर है, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स। तो ये क्या है, हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा वेरिएबल आर अमेंडेबल फॉर द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस फॉर द मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि जब हम उस पर वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पर जेंडर है, मेल फीमेल, ठीक है, तो मेल पे असाइन कर दिया 0, फीमेल पे 1। अब आपको कैलकुलेशन निकालनी है, अगर आप कोई टूल यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये नम ऐसे नहीं डाल सकते, उस पर आपको वैल्यू देनी पड़ती है, तो वो डमी वेरिएबल हो गया। थोड़ी देर समझाने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64, टास्क ओरिएंटेड। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कम्युनिटी वर्क के, कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपको अरेंज करना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, कम्युनिटी वर्क के अंदर कम्युनिटी की जो नीड है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम यही होता है टास्क ओरिएंटेशन में। ओके, तो पहला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कम्युनिटी की नीड को असेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रायोरिटाइज करना कि किसको पहले हमको टैकल करना है, किसको एड्रेस करना है। ओके, जैसे कम्युनिटी के अंदर आप जाते हैं किसी स्लम एरिया में और आपने देखा वहाँ पर बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन का इश्यू है, वाटर फैसिलिटी नहीं है। ओके,
तो पहले आप देखोगे सबसे पहले जो प्रमुख नीड क्या है उनकी, जो फेल्ट नीड जो है सबसे प्रमुख। तो अगर पानी नहीं है तो पानी की सुविधा करनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनकी जो वास्तविक नीड क्या है उसको देखना। तो डी पहले आएगा, तो डी पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है। क्लियर? बाकी आप सीक्वेंस में लगा लेना, इजी क्वेश्चन है। फिर सी आएगा कि इनलिस्टिंग पीपल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब होता है कि जो कम्युनिटी मेंबर है उनको इनकरेज करना, ताकि अब जैसे मैंने बताया वाटर की प्रॉब्लम है तो पानी को लेकर के कम्युनिटी बनाना, जैसे कि मान लीजिए जल साथी समिति बना दिया, ऐसे कुछ करके। तो ये मतलब कम्युनिटी के मेंबर ही भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, वही जो भी एक्टिविटी है, जो वर्क है, वो काम करेंगे। तो ये हो गया आपका पीपल पार्टिसिपेशन। डी विल बी राइट आंसर। बाकी की भी आप लगा लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 65। अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है एज पर दिस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017? लॉन्ग टर्म केयर इन दी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य लंबे समय तक देखभाल के लिए जो है उपयोग, जो बड़े जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं या ये सभी की सभी संस्थान होते हैं, वहाँ पर लास्ट अंतरिम उपाय के रूप में देखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फोकस सरकार का यही है कि लोकल लेवल पर, जो कम्युनिटी लेवल पर, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी केयर प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। जैसे किसी मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति को अल्जाइमर है, तो अब उसके लिए वो कितने लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहेगा, तो हम बेहतर हो सकता है कि उसको हम कम्युनिटी केयर के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट हेल्प दे सकें। ओके, आउटडोर फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएँ। तो अगर वहाँ जाना है मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट में तो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर, और लंबे समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट किया जाएगा। दूसरा है केयर इन द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट फॉर एज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एज पॉसिबल। तो बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ लिखा है एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रमोट करेंगे कुछ समय के लिए। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं ना आपको? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट हैं तो लंबे समय का जो केयर दिया जाता है उसको ये लास्ट रिसोर्ट बोल रहे हैं कि अंतिम उपाय के रूप में लिया जाएगा। कि ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो ठीक है, फिर वहाँ उनको जो एडमिट कराया जाएगा। लेकिन जनरली जो कम्युनिटी लेवल की जो हेल्प हो सकती है, या जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्प, डायरेक्ट कम्युनिटी केयर प्रोग्राम वगैरह, काउंसलिंग देना या डायरेक्टली जो है सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना फैमिली, तो वो ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। फोकस एंड द एम्फेसिस ऑन द कम्युनिटी बेस्ड, जो मैंने अभी बताया आपको, कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। इंश्योरिंग गवर्नमेंट फंडेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन एवरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये ऐसा प्रोविजन है नहीं बेसिकली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, लेकिन हाँ फोकस तो उनका है ही कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब हर जगह तक जो भी रिक्वायरमेंट है हर एक म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन तक पहुँचे, लेकिन दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंसन। तो ये वाला नहीं होगा। चारों स्टूडेंट क्लियर हैं सभी को? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी वर्क प्रैक्टिस इंक्लूड। आंसर दीजिए, आसान क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, कॉपरेशन, पीपल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। नाम पढ़ने से आपको लग रहा होगा ये चारों करेक्ट है। प्लानिंग भी हम बात करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग भी। तो ये आपका कॉपरेशन तो नहीं है। तो जहाँ सी नहीं है उसको देख लीजिए, ये इसमें है, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया, इस वाले में है, ये वाला कट गया। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज रिफ्लेक्ट इन वन। ये बोल रहे हैं कि हम सोशलाइजेशन करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट क्या होता है। जब कोई व्यक्ति सोशलाइज होता है तो उससे क्या आउटपुट निकल के आता है? ऑप्शन बी। ओके, तो उसको बोलेंगे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि सोशलाइज होने का मतलब होता है कि हम
बहुत कुछ सीख रहे होते हैं समाज से, सोसाइटी से, फैमिली से, टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। तो सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं व्यक्ति के अंदर, उसके वैल्यू चेंजेस होते हैं, बिहेवियर बदलाव होता है, उसका कंडक्ट चेंज होता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है। तो ये सभी की सभी चीज़ें दिखाती हैं उसकी पर्सनालिटी को। तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, टू मेजर मेथड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म आर। म्यूचुअल इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर, हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन का फोकस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग पर। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है वो निगोशिएट करती है अपने एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, जैसे कि जो वर्किंग कंडीशन उसको ठीक करना, या पेमेंट को लेकर के, या बेनिफिट्स हैं, या वर्किंग कंडीशंस हैं, तो जितने भी कई प्रकार के जो इशू हो सकते हैं उनको लेकर के एक बार्गेनिंग करना, निगोशिएशन करना बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये मुख्य काम होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा ही होगा, सी होगा। सी यहाँ नहीं, उसको हटा दीजिए, ये वाला 2 ऑप्शन के चलेगा। अब देखिए सी कॉमन हो गया, बी और डी में कौन हो सकता है? सोशल असिस्टेंस और लीगल। देखिए जो लीगल इनेक्टमेंट का मतलब होता है लीगल मेजर लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो लीगल एक्ट बने हुए हैं उनके लिए एडवोकेसी करना, लॉबिंग करना, कि अगर कोई लॉ बना है जो कि बात करता है वर्कर के लिए, उनके अधिकारों को लेकर के, उनके राइट को लेकर के, तो वो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें लॉ में बदलाव हो, चेंजेस हो, अमेंडमेंट हो, तो लीगल मेजर लेना। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी और डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया कब बना? 1961। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर इन इंडिया, हाँ, एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इंडिया 1961। ओके। और इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, 1887। ओके। एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर, 1963। 1963। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, NAP, 2005। 2005। तो इसको पेयर करिए, क्या आंसर होगा? B। पहले बी आएगा, उसके बाद हाँ बी पहले आएगा, तो यही ऑप्शन है, एक ही इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पढ़िए क्वेश्चन। Which of the following reform movement were based on the to the text-based Puritan practice? इसका मतलब क्या होता है टेक्स्ट बेस्ड प्यूरिटन प्रैक्टिस? क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर 70 का? ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब बी और सी, बी और सी। देखिए टेक्स्ट बेस्ड प्यूरिटन प्रैक्टिस मतलब होता है कि जैसे कि जो भी रिलीजियस होली वर्क्स हैं हर एक रिलीजन की, उसका जो प्योर फॉर्म है, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना। तो ये जो प्रैक्टिस है इसका फोकस था कि रिफॉर्म लाना, बदलाव करना। ठीक है, इस प्रकार के बदलाव जिसके माध्यम से जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल प्रैक्टिसेस है, उसको अप्लाई करना, उसको फॉलो करना, उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड प्यूरिटन प्रैक्टिस। तो इसमें हमारा आर्य समाज और दिवन मूवमेंट आ जाएगा। आर्य समाज क्यों आएगा बताइए? वेदों की ओर लौटो। हाँ, उन्होंने कहा था कि जो वेदाज की टीचिंग है उनको हम फोकस करना चाहिए, वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था उन्होंने। ठीक है, आइडल वर्शिप का रिजेक्शन और जो मोनोथिज्म है, जो प्योर फॉर्म है, उस पर फोकस किया उन्होंने।
ठीक है, तो ये दोनों इसी वजह से ये, और देवबंद मूवमेंट भी इसी प्रकार का था, दोनों करेक्ट है। बाकी का ब्रह्म समाज क्या है और सत्य समाज। देखिए ब्रह्म समाज का जो फोकस था वो रिफॉर्म करने पर था कि जो भी बताइए इसके बारे में कुछ। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा उनके बनाया गया, उसका फोकस क्या था? सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, समाज के अंदर सोशल इविल जो है, सामाजिक बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस जो होती थी उसको ख़त्म करना, ये सभी के सभी ब्रह्म समाज का पर्पज़ था। और सत्य समाज की जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है उनको इम्प्लीमेंट करना, सोसाइटी, समाज के अंदर इक्वालिटी प्रमोट करना, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको चलाया गया। द्वारा बनाई गया था। और आर्य समाज, ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया गया था सर। तो उसको आप लिख लेना ईयर भाई साहब चारों। तो ये दोनों के दोनों आपके आधारित थे कि जो रिलीजन है उसका जो प्योर फॉर्म है उसको अपनाना, उसको प्रैक्टिस में लाना, और बाकी के आपका BOC करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य शोधक समाज कब बना? एनीवन? 1873। ठीक है। और बाकी ब्रह्म समाज 1828। 1828। और आर्य समाज? 1875। ओके, 73, सॉरी 71 क्वेश्चन नंबर। Which of the following are the core principle of participatory research? Attitude reversal, optimal ignorance, and participate expertise, triangulation, expert competency. कौन से कोर प्रिंसिपल हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च के? पार्टिसिपेटरी रिसर्च फोकस करती है कोलैबोरेशन पर, कोलैब करना, और जो कम्युनिटी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें कम्युनिटी की, तो उनका जो लोकल नॉलेज है, ठीक है, उसको इंक्लूड करना, उसको एक्सपेक्ट करना, उसको भी साथ में लेना। तो अगर हम देखें तो एटीट्यूड रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर एज ए सोशल वर्कर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रकार से फोर्स करना है अपना व्यू, अपना आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उनके ऊपर, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो नॉलेज है, स्किल्स है उनके पास, ठीक है, उसको अडॉप्ट करना, इस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना कि हम जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करें, वैल्यू करें, उसको इंक्लूड करें, तभी जो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन रिसर्च फोकस हम कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्टिमल इग्नोरेंस का मतलब, इसका मतलब क्या है एनीवन? मतलब पहले से कनेक्टेड है। अगर हम बात करेंगे एटीट्यूड रिवर्सल की, तो इसका मतलब है कि हम फोकस करेंगे छोटे लेवल पे जो रेलेवेंट कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है लोगों का पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंदर, कम्युनिटी का, उस पर फोकस करना, बजाय कि हम बहुत ही एक्सेसिवली या बड़े स्केल पर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑप्टिमल इग्नोरेंस पे फोकस कर सकते हैं। प्रतिभागी एक्सपर्टाइज, ये तो होगा ही होगा क्योंकि पार्टिसिपेटरी रिसर्च है। और ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जब हमको डेटा कलेक्ट करना होता है मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल मेथड से, फाइंडिंग को वैलिडेट करने के लिए कि आपकी जो फाइंडिंग्स है वो वैलिड है। दैट मीन्स यू आर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स फॉर कलेक्टिंग द डेटा ऑन अ पर्टिकुलर फिनोमेना, कोई भी, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। एंड एक्सपर्ट कॉम्पिटेंसी इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, क्योंकि आपको 3 ही चूज करना है, 5 है ही नहीं यहाँ पर। सो इफ़ यू चूज 3 आउट ऑफ 5, तो जो ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, जो कोर प्रिंसिपल दिखेंगे आपको पार्टिसिपेशन रिसर्च के, वो आप टिक कर सकते हैं। तो ये जो है तीनों ज़्यादा क्लोज, ये आपका ट्रायंगुलेशन अगर नहीं लेंगे या ई को हटा देंगे तो भी आंसर आपका ये आने के चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 72,
विच तो फॉलोइंग कंस्टिट्यूट वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये हम लोग डिस्कस किए थे अभी आई थिंक लास्ट क्लास में। बताइए, मतलब डिमीनिंग वे में किसी भी महिला को क्रिटिसाइज करना, उसके करेक्टर को, उसके बिहेवियर को, ठीक है। बीइंग फिनेंशियली, ये तो होगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो देख लीजिए कौन सा होगा। एक ही ऑप्शन बचा, सी। बाकी के आंसर भी, ऑप्शन भी इजी हैं, पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 73, सोशियोमेट्री के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोशियोमेट्री का मतलब यही है कि हम जब भी किसी ग्रुप की बात करते हैं, कोई जैसे फैमिली है, ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बीच में किस प्रकार की डायनामिक्स है, इंटरेक्शन है, रिलेशन है, ठीक है। कौन कितना इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप के अंदर, और सब ग्रुप कौन कौन से हैं ग्रुप के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए, मेजर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग सोशियोमेट्री पढ़ते हैं। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड दी ग्रुप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 74, Florence Hollis social psychosocial approach, Abel pair with the fourth, and problem solving approach H.H. Perlman, C will pair with the second, तो C सेकंड के साथ एक ही ऑप्शन में है, तो आप डी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 75, a setting or group that the analyst treat as an integrated social unit that must be studied holistically and it's particularly is called as। तो बोल रहे हैं कि एक इन डेप्थ स्टडी करने के लिए किसी भी सिंगल यूनिट है, सिंगल सेटिंग है, ग्रुप है, इंडिविजुअल्स है, तो उसको हम इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह देखते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह देखते हैं, ओके। उसको हम होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं एक रूप में, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस, किसी फिनोमेना, किसी ग्रुप को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसके जो भी इवेंट हैं या जैसे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में डिटेल में जानना, डीपर स्टडी करना, समझना, वो हमारा कहलाता है केस स्टडी। डी विल बी राइट आंसर। 75 का फर्स्ट कौन दे रहा था? फर्स्ट नहीं होगा ना, फोकस ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अ सेटिंग और अ ग्रुप दैट द एनालिस्ट ट्रीट एज ए इंटीग्रेटेड, एक ऐसा समूह या कोई ग्रुप या केस जहाँ पर सोशल वर्कर, एनालिस्ट, कोई भी रिसर्चर है, वो उसको एज ए इंटीग्रेटेड सोशल यूनिट देख रहा है, मतलब एक देख रहा है, सिंगल, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम होलिस्टिकली देख रहे होते हैं, ना कि अलग अलग करके। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द मिनिमम वेज एक्ट 1948। Wage include value of house accommodation. Minimum wage shall be revised once in a 5 year। ये है कि जो रेगुलर रिवीजन होना चाहिए कि जो मिनिमम वेज दी जाती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ती है, महंगी होती है, इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से वेजेस भी बढ़ने चाहिए या रिवाइज होनी चाहिए 5 साल में। ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इंक्लूड द प्रोविजन फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट, जैसे अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ओवर टाइम काम करते हैं, ठीक है, तो अगर एडिशनल काम कर रहे हैं तो एडिशनल कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, ये भी आपका है। बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, ओके। हाउस अकोमोडेशन इसके पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्टली ऐसा इंक्लूड नहीं है इसके अंदर कि दैट विल बी द पार्ट ऑफ बेज, तो बी और सी विल बी राइट आंसर। सेम केस इन दी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी तो अलग से आप एक सेपरेट बेनिफिट दिया जाता है, स्पेशली एम्प्लॉय को अगर वो रिटायर करते हैं या फिर लंबे समय के बाद छोड़ते हैं कंपनी को। तो क्वेश्चन नंबर 77, सोशल वर्क हैज़ नॉट बीन एबल टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी इंडिया। मैंने बताया पहले भी स्टेटमेंट के बारे में कि ये जो है क्यों नहीं अभी तक आइडेंटिटी डेवलप कर पाया, क्योंकि लैक ऑफ वी कैन से वेरी प्रोफेशनल रेगुलेशंस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी डाइवर्स प्रैक्टिस सेटिंग है, उसको जो है टाइम लगेगा। तो ये तो करेक्ट है आपका।
दूसरा लिखा है कि सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैज़ फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस इवेंट क्रिएटेड अंडर द कोविड-19। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान हमारे जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं वो फेल हो गए हैं रिस्पॉन्ड करने में, जो क्राइसिस हुआ। तो ये ट्राई टू रॉन्ग, गलत है, फेल नहीं हुई है। गलत है सर। हाँ, उन्होंने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, हेल्प किया, मदद किया, जो भी इसेंशियल सर्विसेज थी उनको प्रोवाइड किया, वल्नरेबल जितने भी लोग थे, ठीक है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कम्युनिटी को, पब्लिक हेल्थ कैंपेन वगैरह, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, तो उनकी तरफ से पूरा कोशिश किया गया। तो ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, ये सभी कंसेप्ट यहाँ पर दिए हैं, हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आंसर मार करके आगे बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंस, सोशल क्लोजर, सोशल डार्विनिज्म डिस्कस किए थे, हर्बर्ट स्पेंसर, सोशल इवोल्यूशन। क्या आंसर होगा? इससे आप इसको पेयर कर सकते हैं, सी विल बी विद द सेकंड। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सी पेयर है सेकंड के साथ। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप लोग लगाया करो हमेशा, भले ही आपको ऑप्शन सभी आते हों, फिर भी जो ज़्यादा आपको लग रहा है करेक्ट हो सकता है एक बार देखने में, तो आप ये जो मेथड लगाइए, सो दैट कि आप टाइम भी बचा पाओगे एंड दैट टाइम कैन बी यूजफुल फॉर अनदर क्वेश्चन जहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 79, ये भी इजी क्वेश्चन है। दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विच इज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर द एवरी सिटीजन, क्या क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? जस्टिस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। बताइए। Justice, liberty, equality. C will be right answer. Next question, question number 80. What are the unique characteristics of the social group work method? सोशल ग्रुप वर्क मेथड की क्या क्या विशेष करेक्टरिस्टिक्स है? व्हाट इज, ऐसा एक ही है, एक बताना है। वर्क विथ नेचुरल प्राइमरी ग्रुप, ये तो ठीक है, ये तो विशेष नहीं है, ये तो सिंपल करेक्टरिस्टिक्स है। एंड वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप, ये भी आपका यूनिक नहीं है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। एंड ऑल ग्रुप मेंबर आर इक्वल, ये भी हम फॉलो करते हैं, तो ये भी आपका विशेष नहीं है। यूनिक जो है आपका होगा क्रिएटिव यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया। ओके, प्रोग्राम मीडिया का यूज करना, ये मतलब जो भी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी की जाती है ग्रुप के अंदर या इंटरवेंशन किए जाते हैं, तो उनको डिज़ाइन करना, और कई प्रकार की एक्टिविटी होती हैं जैसे गेम वगैरह खेलना है ना, डिस्कशन करना, आर्ट एक्टिविटी है, तो ये भी आपके आर्ट थेरेपी हो गया, इसका भी यूज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। ओके, और इस ये जो सभी की सभी आती हैं आपकी किसमें, क्रिएटिव यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया। ताकि जो ग्रुप के अंदर इंगेजमेंट है और इंटरेक्शन है वो दोनों बढ़ेंगे, तो ये विशेष प्रकार का विशेषता होती है ग्रुप वर्क का। क्वेश्चन नंबर 81, पढ़िए क्वेश्चन क्या आंसर होगा। द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग फोकस ऑफ सोशल वर्क इंटरवेंशन, आपको अरेंज करना है, शुरुआती स्टेज में क्या फोकस था सोशल वर्क इंटरवेंशन का, अभी क्या है। इंडिविजुअल पैथोलॉजी का फोकस होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको ट्रीट करना, उसके बिहेवियर को या उसको थेरेपी देना, तो ये हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल पैथोलॉजी पर। शुरुआत आपकी कैसे हुई, इसी से। देन हम बात करते हैं सोसाइटी एज ए विनिगर, मतलब जहाँ पर हम थ्योरी यूज कर रहे होते हैं सिस्टम थ्योरी, ये मतलब इंडिविजुअल भी है और उसकी इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसको भी असेस करना होता है। एंड नेक्स्ट आपका आएगा ए और सी। देन स्ट्रक्चरल कॉजेशन, कि समाज के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी है, मतलब जहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। बताइए, रेडिकल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या
किस प्रकार का स्ट्रक्चरल कॉजेशन है, जैसे समाज के अंदर जो ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओके, जैसे कि इंडिया बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो उसको चेंज करना, उसको बदलना, उसमें स्ट्रक्चर में चेंज लाना, वो आएगा आपका स्ट्रक्चरल कॉजेशन। तो एडवोकेसी करना पॉलिसी रिफॉर्म के लिए, ताकि पॉलिसी में रिफॉर्म आएगा तो सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इनक्वालिटी है वो कम होगी, समाज के अंदर सोशल जस्टिस बढ़ेगा। और लास्ट में है एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, क्लास कॉन्शियसनेस हम बताए थे, क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में और फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में, तो इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। किसी को समझना तो नहीं है इसको? सर एक बार बता दीजिए। देखिए, क्लास कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि आप अपनी क्लास के बारे में अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, खुद के सोशल स्टेटस के बारे में, खुद के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, ठीक है, सोसाइटी के अंदर आपकी रैंक क्या है। तो यही कार्ल मार्क्स बताते हैं कि पहले उन्होंने टर्म दिया था फॉल्स कॉन्शियसनेस का, कि एक झूठी चेतना जो है लोगों में भर दी जाती है, जो गरीब है, जो वर्किंग क्लास है, डोमिनेंट क्लास के द्वारा, ओके, या जो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, पैसा है, वो लोग एक बोल सकते हैं कि झूठी चेतना डेवलप करते हैं, वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं लोगों के अंदर। तो उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो हमारा वर्किंग क्लास है, जो कुछ काम कर रहे हैं वो ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रहेगी, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो एक झूठी चेतना होती है। दूसरी होती है आपका क्लास कॉन्शियसनेस, जब आप अवेयर होते हैं कि आपका सामाजिक स्तर क्या है, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, समाज के अंदर आपकी रैंकिंग क्या है, आप नीचे पायदान पे आते हैं, तो लोग जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि ये बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर सोशल स्टेटस, योर इकोनॉमिक स्टेटस और योर रैंकिंग इन द सोसाइटी, कि आप किस स्टेज में है, वंस यू अवेयर देन यू कैन अपोज द स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस। अगर आप फॉल्स कॉन्शियसनेस में अगर लोग हैं तो इसका मतलब उनको पता नहीं होता है, दे आर नॉट अवेयर कि उनकी स्थिति क्या है समाज के अंदर, उनकी रैंकिंग क्या है, हायरार्की क्या है, और वो उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और वैसे जी रहे होते हैं, वो नहीं कोई बदलाव चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन नंबर 83, देयर आर नंबर ऑफ सोशल डिफेंस इश्यूज बट NISD इज लुकिंग आफ्टर अ फ्यू ऑफ दीज। कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, पहला ओल्ड एज केयर, ट्रांसजेंडर वेलफेयर, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, बेगरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड। सी विल बी राइट आंसर। आप लोग ये आंसर दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? देखिए, डेस्टिट्यूट वीमेन उसके अंदर नहीं है, ट्रैफिकिंग का केस है, लेकिन तो वो डेस्टिट्यूट वीमेन तो नहीं आएगा उसमें, ठीक है। बेगरी प्रिवेंशन है, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर और ओल्ड एज केयर है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, when the research influence based on the sample hold true for the universe, that is called as, बोल रहे हैं कि रिसर्च का जो इन्फ्लुएंस है, मतलब जो आपका जो कि बेस्ड है किस पर, ऑन द सैम्पल, जो कि वास्तविक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये यूनिवर्स है, ये पॉपुलेशन है टोटल, और रिसर्चर ने कुछ सैंपल लिए हैं, और रिसर्च का जो इन्फ्लुएंस है, मतलब जो आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट जो भी है, जो कि आधारित है किस पर, इस पर, और जो सैंपल जो है सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन को, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, कि जो है 10 सैंपल के आधार पे आप 100 सैंपल को जनरलाइज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनने के बाद एक चम्मच में निकाल कर थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि वास्तव में मीठा कितना, ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं है। तो अगर मीठा ठीक होता है तो हम बोल देते हैं कि चाय मीठी है ना। तो ये क्या है, आपने सैंपल निकाल लिया पूरा चाय में से, और आपने जनरलाइज कर दिया कि चाय का जो है मीठा है या कम है, जो भी, तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 85,
सोशल वर्क ग्रुप वर्क इज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क एम टू डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग। लीडरशिप क्वालिटी पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग, कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट और डिसिप्लिन फॉलोअर्स। तो ये तो नहीं होगा, वैसे दिख रहा है आपको। ABC विल बी राइट आंसर। डिसिप्लिन फॉलोअर्स नहीं होगा, मतलब डिसिप्लिन हम इनकरेज करते हैं ग्रुप के अंदर ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं है कि उसका काम कि जो फॉलोअर्स क्रिएट करना। हाँ, एक्टिविटी होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, नॉट टू डिसिप्लिन फॉलोअर्स क्रिएट करना। तो ABC विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच इज नॉट द कंसिडर एज द सोशल वेलफेयर मॉडल। क्वेश्चन को देख करके आंसर लगाना चाहिए, हम लोग डिस्कस किए हैं 2-3 बार। बताइए। ऑप्शन नंबर डी आएगा, रेमिडियल मॉडल नहीं होगा। ओके, ये आपका सोशल वेलफेयर मॉडल नहीं है ना। इसको जनरली हम यूज करते हैं इस पर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई भी केसेस है, थेरापेटिक अप्रोच जो है वो हम बोल सकते हैं कि रेमिडियल मॉडल में आएगा। बाकी सोशल वेलफेयर मॉडल है, ये नहीं है। उपचार करना, उपचार आपका वेलफेयर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 84, राइट टू क्लीन एयर वुड फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। साफ सुथरी हवा का अधिकार आपका जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स आता है, इसमें आपके आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सेकंड जनरेशन में आते हैं आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट। और सोशल वर्क किस पे फोकस करता है, सेकंड वाले पे। तीसरा वो है आपका सॉलिडारिटी राइट या कलेक्टिव राइट। जैसे कि आपका क्या आंसर होगा, क्लीन एयर। कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड है, बी सेकंड। अरे सेकंड कैसे होगा, थर्ड होगा सर। आप लोग आंसर सेकंड मार्क कर रहे हैं सब लोग, कितने बार डिस्कस किए हैं। ये गलतियाँ मत करिए, हम जो है हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया पास में, आप लोग गलती कर रहे हैं, हमें समझाना पड़ेगा पूरा डिटेल में। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन मतलब होता है 1 सेकेंड, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ओके, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मूवमेंट की स्वतंत्रता, ये आपका सिविल पॉलिटिकल राइट में आते हैं। सेकंड जनरेशन राइट में आते हैं आपके इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल राइट, जहाँ पर हमारा सोशल वर्क का फोकस होता है। जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना है ना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, राइट टू वर्क है, ये सब हमारा आएगा इसके अंदर। ठीक है। तीसरा होता है आपका सॉलिडारिटी राइट, कलेक्टिव राइट, ये सब के लिए है। ठीक है। आपका क्लीन एयर, क्लीन एनवायरनमेंट, पीस, ये आएगा आपका थर्ड जनरेशन राइट। और क्या आएगा बताओ, राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन किसी को लग रहा होगा ये तो आपका फर्स्ट में आना चाहिए। देखिए, ये कलेक्टिव राइट ही है। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई किसी एक व्यक्ति, यहाँ पर बात करते हैं लोगों की, टोटल लोग या नेशंस, देश। ओके, जैसे कि पहले देश आज़ाद नहीं थे, अगर हम बात करें एशिया में, अफ्रीका में, तो कॉलोनाइज थे, तो जो अधिकार था, जो कंट्रोल था उनका, जो भी बदलाव करना है समाज मतलब इंडिया के कानूनों में, तो वो लोग बदलते थे। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस था बाहरी कंट्री के माध्यम, जैसे कि ब्रिटेन है या दूसरी कंट्री। अभी क्या है कि हमारा जो फोकस होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके, वी कैन ईजिली डिटरमाइन कि हमको क्या चाहिए, किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए देश की। ठीक है, किस प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे खुद। उसको बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। जैसे इंडिजिनस पीपल है, सो दे कैन डिसाइड, दे कैन कंट्रोल देयर लैंड और रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनके पास अधिकार है। तो ये कहलाता है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन।
इट्स नॉट आपका फर्स्ट जनरेशन, इज ए थर्ड जनरेशन। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 88। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ आप लोग कर देना, गलती मत करना। इसमें और भी 3 एक्ट हैं, उनको भी लिख लीजिए। वैसे नोट्स में लिखा ही होगा सब कुछ। आर्टिकल 3 से लेके 21 तक जो आपका यूएन डिक्लेरेशन, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको बोलते हैं ICCPR 1966, उसमें भी जो आर्टिकल हैं वो भी फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड जनरेशन में आपका आ जाता है आर्टिकल 22 से लेके 27 यूएन डिक्लेरेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूएन डिक्लेरेशन के हैं। उसके अलावा दूसरा जो कन्वेंशन है वो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966। ओके, बाकी थर्ड जनरेशन में तो अभी भी चर्चा होती रहती है, जितने भी आपकी ट्रीटी होती हैं या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या ओके कन्वेंशंस होते हैं, जैसे अर्थ समिट है या बाकी स्टॉकहोम कन्वेंशंस है बाकी के, तो थर्ड जनरेशन में आएगा। ये सब नोट्स में है, प्लीज़ पढ़ लेना और गलती मत करना। इस यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। किसके द्वारा दिए गए तीनों जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? आई थिंक हम लोग को रिवीजन करना शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं और आई थिंक देयर इज नीड फॉर रिवीजन। थ्योरी में आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सर एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि ना अभी पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, बहुत सारा चीज ऐसी हो रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि लास्ट में एक्चुअली रिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब बुक खोल देगा तो कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं लग रहा है, जबकि पढ़ चुके हैं सर हम लोग सब कुछ। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो आप जो PDF नोट्स है रिवीजन वाला, उसको आप दोहराइए। उसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जो जो चैप्टर थे या टॉपिक थे, उन्हें मैंने लिखा हुआ है, एक एक दो लाइन में लिखा है, और वही चाहिए। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है तो हमको पूरा थॉरली नहीं पढ़ना है। आप उसको आप जितनी बार दोहराएंगे रिवीजन नोट्स को, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। और ये सब चीज़ें उसमें जितने मैंने क्वेश्चन पूछे आज की क्लास में, वो सब उसमें मिलेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो हर एक टॉपिक को मैंने 2-2, 3-3 लाइन में लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ लीजिए। सभी थ्योरी, कौन कौन सी थ्योरी है, थिंकर का नाम क्या है, ठीक है। ये जैसे मैंने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की, वहाँ तीनों के बारे में लिखा हुआ है। और भी सब कुछ जितने भी मैंने डिस्कस किए आज की क्लास में या कल डिस्कस किए। तो अगर आपने पढ़ लिया है पूरा, हाँ, एग्ज़ाम से पहले ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं पूरा पढ़ने के बाद कि अब ये होता है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन इसलिए हम लोग रिवीजन के लिए बोलते हैं कि बार बार रिवाइज करिए। और जो नोट्स हैं 15-20 पेज के होंगे, तो आप लोग उसको डेली पढ़िए। सुबह सुबह 2 यूनिट 3 यूनिट आराम से पढ़ सकते हो 15-20 मिनट में, ज़्यादा नहीं है। तभी मुझे लग रहा है तभी ये जो है गाड़ी ट्रैक पे आएगी। अदरवाइज़ तो अभी तो मुझे भी डर लग रहा है आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स देख करके। जी सर। और फ्रॉम टुमारो आई थिंक मैं थ्योरी पहले रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत डिस्कस हो गए हैं और वैसे भी 2024 2023 के हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, तो दैट कैन बी डिस्कस लेटर इफ़ वी गेट द टाइम। अदरवाइज फ्रॉम टुमारो यूनिट 1 से थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ओके सर एक बार वो वाली PDF आप मतलब उसको रिवीजन करा दीजिएगा, जो अभी आपने न्यू अपडेशन वाली डाली है कंपाइलेशन में है, जो कंपाइलेशन पे अभी जो देखिए अभी 23-24 वाले मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है सर। वो उसमें सारे जो न्यू टॉपिक्स है ना वो वाले हैं। नहीं, वो करंट अफेयर का बोल रहे हैं क्या? हाँ शायद वो शायद करंट अफेयर का ही तो है। करंट अफेयर तो आप लोग पढ़ना हो। करंट अफेयर में तो क्या ही है, वो सर तो बट करंट अफेयर वाली तो एक पुरानी भी है। 2 PDF दिया है। मैंने अभी बोला था कि 2 करंट अफेयर की PDF है। एक पुरानी है जिसमें जो चेंजेस नहीं चाहिए था वो डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 6 महीने बाद ही हो रहा है। तो जो पुराना करंट अफेयर वो तो सेम रहेगा। और जो सेकंड PDF है उसमें जो जो नए इंडेक्स वगैरह हैं, रैंकिंग है, वो अपडेट करके दिया है। और सर सर जो न्यू है उसमें बहुत मतलब थ्योरीज वगैरह भी हैं कुछ कुछ नई थ्योरी होंगी तो समझा देंगे। अदरवाइज़ तो कुछ अगर नया नहीं है तो फिर हम लोग जो सिलेबस है उस सिलेबस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिलेबस ज़्यादा आएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, लेकिन मैंने दे दिए कि अगर कुछ आ जाता है तो बात करनी चाहिए। उसमें अगर आपको डाउट है तो बता दीजिए, उसको समझा देंगे। क्योंकि वी हैव 10 डे ओनली, तो या तो आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए या फिर थ्योरी पढ़ लीजिए सिलेबस का।
ओके, और सिलेबस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे और पता नहीं कहाँ से आएंगे, कहाँ से कुछ पता नहीं रहता है ना। तो बजाय कि आप टाइम देना उन 2 क्वेश्चन पे, कि आपको बाकी क्वेश्चन पे फोकस करना है 90 क्वेश्चन पे, तो ये आप लोग डिसाइड करिए। उसमें अगर डाउट है आपको, बेटर है सर। हाँ थ्योरी पढ़ेंगे, चूँकि सिलेबस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना। आउट ऑफ सिलेबस 4-5 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें उन्होंने ज़्यादातर रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, एसडीजी को लेकर के आते हैं, एसडीआई को लेकर के आते हैं। अब वो जो करंट अफेयर मैं आपको देता हूँ पूरा दे देता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उससे चांसेस ज़्यादा हो। ओके, तो इसलिए उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें नहीं डाल देता हूँ मैं। थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग पहले, सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज पढ़ेंगे कल से। इसका राइट आंसर होगा सोशल कम्युनिटी वर्क में सोशल चेंज। (89) विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस फैलेसी रिलेटेड टू लिटरेचर रिव्यू। बोल रहे हैं लिटरेचर रिव्यू को लेकर के आरओएल में जो सबसे सीरियस फैलेसी कौन सा होगा। ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू पूछा जाता है, पीएचडी इंटरव्यू होगा तो जो पैनल होता है पूछता है आपसे ये पूछता है कि आपका जो स्टडी है, ओके, उसको लेकर के किस टाइप का आपका स्टडी है। तो आप कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बहुत ही नोबल स्टडी है और जो टॉपिक हमारा है उस पर अभी तक कोई स्टडी हुआ ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं सीरियस फैलेसी। ऐसा नहीं होता है, कोई भी आप टॉपिक उठा के देखिए उस पर ऑलरेडी स्टडी हुआ होता है। अगर कोई बोलता है ऐसा कि नहीं नहीं सर ये दिस वेरी डिफरेंट स्टडी एंड वी आर यूजिंग थ्योरी जिसको यूज नहीं किया गया, या फिर ऐसा कोई अप्रोच यूज नहीं किया गया, तो वो गलत है, उसको बोलते हैं सीरियस फैलेसी। ठीक है, तो क्या होगा, डूइंग लिटरेचर रिव्यू आफ्टर फाइनलाइजिंग रिसर्च referring to many studies saying that the study is new and there is no literature on it, कि कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है और हमारी स्टडी एकदम न्यू है, एकदम नोवल है, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा एक झूठ होता है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ सोशल प्रोफेशन। सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल मतलब पर्सन, ह्यूमन रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस और कॉम्पिटेंसी और इंटीग्रिटी, ये आपके वैल्यू हैं सोशल प्रोफेशन की, जो कि आपके NSW कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है। ओके, तो इसमें आपका एम्पैथी नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। तो सी डी विल बी राइट आंसर। कौन सा नहीं पूछा है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 90। आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल रिवाइज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, एंड आप लोग प्लीज़ थ्योरी पढ़ के आइए अच्छे से। तो आज क्लास यहीं एंड करते हैं, और वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। जो 10 days है ये तो कंटिन्यू क्लास होगी ना? कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगी, कभी एक आध दिन तो हो सकता है कि ना हो। कोशिश करेंगे कि डेली क्लास हो, या किसी एक दिन मॉर्निंग में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, तो अभी नो एक्सक्यूज़ फॉर स्टूडेंट एंड फॉर आल्सो टीचर, तो मैं कोशिश करूँगा। ओके, गुड नाइट टू ऑल, एंड पढ़ते रहिए जितना हो सके, जितना टाइम दीजिए अच्छे से, और आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। थैंक यू। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट टू ऑल।